कह रहा है कि अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज कट इनटू टू इक्वल हाफ्स which are held pressed together by a stiff spring inside the sphere। तो क्या किया जाता है कि एक स्फीयर लिया जाता है, इसको चार्ज कर दिया जाता है, ठीक है। और पार्ट ए में ऐसा बोल रहा है कि इस पे टोटल चार्ज क्यों है, पार्ट ए की बात कर रहा हूं मैं, है ना। और फिर इसको दो पार्ट्स में काट दिया जाता है ऐसा, और काट दोगे तो म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, और इस एक दूसरे से दूर भागने की टेंडेंसी को एक स्ट्रिंग से या स्प्रिंग से एक स्प्रिंग से ऐसा हेल्ड करके रखा जाता है, जिससे कि एक दूसरे से दूर ना भाग पाए, ठीक है। एक स्प्रिंग को लगा के रखा जाता है जिससे एक दूसरे से दूर ना भाग पाए। तो स्प्रिंग जो भी इसमें टेंशन जनरेट होती है, टेंशन मतलब एफएस, जो भी एफएस जनरेट होता है वो दोनों हाफ पे लगता है, और दोनों हाफ एक दूसरे से सट के रहते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर नहीं भाग पाते। दूर भागने की कोशिश क्यों करेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा एक दूसरे की वजह से, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा एक दूसरे की वजह से, जो इनको दूर भगाएगा। और इनको दूर भागने से रोकने के लिए हमने स्प्रिंग लगाई है। पार्ट ए में यही पूछ रहा है कि स्प्रिंग फोर्स या टेंशन इन स्प्रिंग कितना है। अब आप ध्यान से सुने मेरी बात, इसके लिए आपको यह पता करना पड़ेगा कि अगर मैं एक आधे गोले को, एक हेमिस्फीयर को सिस्टम मानूं, तो दूसरा हेमिस्फीयर जो जस्ट उसके बगल में ऐसे रखा हुआ है, वो पहले हेमिस्फीयर पे कितना फोर्स लगाता है, राइट। इसके लिए एक लॉजिक सुनिए सुनिए कि अगर ये दोनों एक ही सिस्टम मानते जो कि पहले थे, तो इन पे टोटल चार्ज कितना था, क्यू। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई r², ठीक। और इस सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से आपको पता है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है बेटा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे डेवलप हुआ, और यहाँ पे मान लो ds चार्ज है, ds एरिया है, तो कितना चार्ज है, सिग्मा ds चार्ज है। तो इस सिग्मा ds चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, उसने कितना फोर्स इधर लगाया होगा, df कितना होगा। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू सेपरेटली कैलकुलेट करने की चलो जरूरत नहीं है, df को लिख सकते हैं डायरेक्टली, कितना, df इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई ds, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया इज इक्वल टू द फोर्स, है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो हर एक एलिमेंट ds पे बेसिकली कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है रिपल्शन की वजह से, df परपेंडिकुलर, एंड द df परपेंडिकुलर या df is given as p electrostats into ds. Now what is p electrostats? p electrostats is sigma square by 2 epsilon naught into ds. अब मेरी बात सुनो, सिस्टम केवल आधा गोला है, ठीक। तो सोच के देखो, अगर मैं यहां थीटा पे देखूं, मैं यहां से मान लो थीटा पे देखूं, है ना, तो जो df लग रहा है, df इधर भी एक ds उतार लो थीटा पे, नीचे थीटा पे, और उस पर भी एक df लगा दो। तो अब आप ध्यान से देखें तो ये df का कौन सा कंपोनेंट ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, वर्टिकल वाला। वर्टिकल मतलब अगर ये एंगल थीटा मान लें तो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ये एंगल थीटा मान लें तो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, है ना। और कौन सा कंपोनेंट जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का, df cos थीटा। इधर भी कौन सा जुड़ जाएगा, df cos थीटा। तो असल में जो आपका नेट फोर्स आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का ऑन टू द हेमिस्फीयर, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ df कितना, cos थीटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से, है ना। अब df आपने कितना लिखा है, p इलेक्ट्रोस्टैट्स इनटू ds। तब p इलेक्ट्रोस्टैट्स कितना है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds इनटू cos थीटा। अब आप मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं कि सिग्मा एप्सिलॉन नॉट और 2 ये तो कांस्टेंट है, आप कहीं भी चले जाएं, ना तो सिग्मा बदल रहा है, ना तो एप्सिलॉन नॉट बदल रहा है, ना तो 2 बदल रहा है। तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ले लें कॉमन, और इंटीग्रल कर लें ds cos थीटा का। और अगर आप ध्यान से देखें तो ds cos थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, तो ds cos थीटा बेसिकली ये होगा, ये वाला परपेंडिकुलर है ds cos थीटा। तो अगर पूरे कैप के लिए या पूरे हेमिस्फेरिकल कैप के लिए अगर आप ds cos थीटा निकालना चाहेंगे, तो आपको ये प्रोजेक्शन एरिया मिलेगा, ये वाला, क्योंकि हर एक ds cos थीटा बेसिकली ये वाला प्रोजेक्शन है, ये वाला ds cos थीटा बेसिकली ये प्रोजेक्शन है, ये वाला ds cos थीटा बेसिकली ये वाला प्रोजेक्शन है। जो परपेंडिकुलर आएगा ना, ये प्रोजेक्शन है ds cos थीटा, है ना। तो ds cos थीटा
is basically the projection of the area. तो बेस एरिया कितना है बेसिकली, तो इंटीग्रल ds cos थीटा की वैल्यू बेस एरिया के बराबर बनेगी, और वो हेमिस्फेरिकल कैप के लिए होता है पाई आर स्क्वायर। सो असल में आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन आ जाएगा वो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और सिग्मा की वैल्यू आप ऊपर ही निकाल चुके हैं, सिग्मा की वैल्यू आप कहीं तो निकालें यार, नहीं निकाले, हाँ, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 16 पाई स्क्वायर इंटू आर पावर 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई की पावर 2 का कट गया ये सीन, और आर स्क्वायर और आर पावर 4 भी कट जाएगा, दो पावर कैंसिल कर देगा, तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर अपॉन, हाँ ओके, क्यू स्क्वायर अपॉन 32, 16 दूना 32 एप्सिलॉन नॉट पाई, यानी पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर स्क्वायर। ये बनेगा आपका एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ऑन टू वन ऑफ द हेमिस्फेयर्स ड्यू टू द अदर हेमिस्फेयर। आप ध्यान से सोचिए, अगर इफेक्टिवली इतना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स, तो इसको बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग फोर्स ऑन टू इंडिविजुअल हेमिस्फेयर, इसी को बैलेंस करना चाहिए। तो जो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होगी, यानी जो टेंशन इन स्प्रिंग होगी, वो भी क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा सीन। अब पार्ट बी कहता है कि फाइंड द चेंज इन द टेंशन इन द स्प्रिंग corresponding to the maximum charge that can be placed if the spring if the dielectric breakdown strength of the air surrounding the sphere is E naught। तो ये क्या कह रहा है कि हम मैक्सिमम हम बेसिकली ये जो सरफेस है, स्फीयर की सरफेस है, इस पे हम मैक्सिमम चार्ज डालने जा रहे हैं। और मैक्सिमम चार्ज कब डालते हैं, जब हम सिग्मा को इतना बढ़ा दें कि उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, कितनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वो एयर के डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को मैच कर ले। कि अगर एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ई नॉट है, तो हम जो स्फीयर के इर्द गिर्द सिग्मा क्रिएट कर रहे हैं, या स्फीयर की सरफेस पे सिग्मा क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर की डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ को मैच कर जाए। तो अब क्या होगा, अब जरा सा भी हमने इस पे चार्ज बढ़ाया तो ये ई नॉट को एक्सीड कर जाएगा, और अगर ये वैल्यू ई नॉट को एक्सीड की, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो फिर आजू बाजू की जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएगी, और आयोनाइज होने की वजह से आजू बाजू के मीडियम में फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो स्फीयर है उस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिसीव होने लग जाएंगे, और स्फीयर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मीडियम उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन ये है कि हम क्यू इतना ज्यादा बढ़ाते हैं कि आजू बाजू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर हो जाती है। अब किसी भी स्फीयर में, कंडक्टिंग स्फीयर में, उसके विसिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इसकी वैल्यू आपको ई नॉट के बराबर करनी है, मतलब क्यू अपॉन, अब सिग्मा कितना, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको ई नॉट के बराबर करनी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि क्यू की वैल्यू आपको 4 पाई आर स्क्वायर ई नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर करनी है। तो इस स्थिति में जो स्प्रिंग में फोर्स आएगा, स्प्रिंग फोर्स आएगा, वो कितना आएगा, कितना पहले कितना लिखा था, क्यू स्क्वायर बाई 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब आपसे खुद ही कह रहा है कि क्यू की वैल्यू ऊपर से उठा के रख दीजिए, तो क्यू की वैल्यू आप ऊपर से उठा के रखेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 16 पाई स्क्वायर आर पावर 4 ई नॉट स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक। तो ये ध्यान से देखिए कितना हो गया, पाई से एक पाई कट गया, 16 से नीचे कट गया, तो पाई का पाई बाई 2 हो गया, है ना। आर स्क्वायर से ऊपर आर पावर 4 कटेगी तो आर स्क्वायर हो गया, फिर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर से एक एप्सिलॉन नॉट गायब तो एक एप्सिलॉन नॉट बचा, ई नॉट स्क्वायर तो लेना ही पड़ेगा आपको मेरे ख्याल से, और बाई 2, हाँ बाई 2 तो ले ही चुके हैं, तो इट इज पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर नहीं, एप्सिलॉन नॉट इंटू, हाँ पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर बाई 2। यही आंसर है आपका जो सवाल में दिया होना चाहिए। तो स्प्रिंग में टोटल टेंशन ये होगी। तो अब अगर आपसे चेंज पूछ रहा है, मतलब आपको पार्ट ए पहले क्रिएट करके पार्ट बी क्रिएट कर रहा है, तो फिर चेंज मतलब F2 माइनस F1 निकाल लेंगे। पर अगर आपसे डायरेक्ट स्ट्रिंग में टेंशन पूछ रहा है,
तो आप यही फाइनल आंसर रहने देंगे, ठीक है। अब जो दिया हुआ आंसर है उसमें यही फाइनल आंसर उन्होंने रहने दिया है, मतलब वो फाइनली जो टोटल स्प्रिंग में टेंशन जनरेट हुई है वो पूछना चाह रहे थे। सो दैट इज पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाई